हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 के लिए प्रकाश का परावर्तन यानी कि साइंस के जो फिजिक्स हैं तो उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन का ऑल वीवीए ऑब्जेक्टिव को मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी है सब एग्ज़ाम में पूछे हुए और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, इससे आपको पूछा गया है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। फ्रेंड, ये जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ये हर एग्ज़ाम में यानी कि जो बिहार बोर्ड में जो हर साल एग्ज़ाम होता है ना, यही सब देखने को मिलता है ज़्यादातर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो ये आपसे पूछा गया है, जैसे कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है तो वह दर्पण है। तो वो कौन सा दर्पण होते हैं आपसे पूछा गया है। तो ये या तो समतल अथवा उत्तल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किस में होती है प्रकाश की चाल, सबसे अधिक प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इस चीज़ को याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है। तो ए में है सीधे रेखा में और बी में है टेढ़ी रेखा में और सी में है किसी भी दिशा में और डी में इनमें से कोई नहीं, आपसे पूछा गया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि तेलीय कागज़ होता है। तेलीय कागज़ जो होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है तेलीय कागज़, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारभाषक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो काल्पनिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरणपुंज होगा। परावर्तित किरणपुंज होगा। आपतित, यहाँ आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि एक जो है अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरणपुंज होगा। परावर्तित किरणपुंज होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी। क्या होगा इसका हो जाएगा अभिसारी। राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है +1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत क्या होती है, आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान होगा। क्या परावर्तन कोण का मान होगा, ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो होगा 12 का जो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, R बराबर 2F। ये चीज़ सबको पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभिसारी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क्या होता है देखिए, आभासी सीधा तथा बड़ा, सीधा तथा बड़ा तो किस में होता है। तो आपको याद रखना है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपसे पूछा गया है। तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है आपसे पूछा गया है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है
कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, दंत विशेष किस दर्पण का जो है उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। मरीजों का जो है दांत देखने के लिए डॉक्टर किसका जो है उपयोग करता है, पूछा गया आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो है ये 19 का जो है राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी, ए बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आपसे पूछा गया है। तो इस चीज़ का जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर आपसे तो इसका पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, जैसे कि वक्रता त्रिज्या अगर 32 है तो 32 का क्या हो जाएगा 16, 16 32 तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऋणात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की दूरी जो धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 25 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो किसी कार में, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बने, वास्तविक और समान आकार का बने, ये आपसे पूछा गया किसमें कहाँ रखा जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में से कौन संबंध सही है। वह ये फोकस दूरी r है, फोकस दूरी क्या है f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो कौन सही है इनमें से आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, r बराबर 2f। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। उसका क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 34 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये सूत्र दर्पण का सूत्र है, आप लोगों को पता होना चाहिए जो दर्पण का सूत्र है, तो क्या होता है दर्पण का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, इसका राइट आंसर हो जाता है, इसको याद रखना है, बहुत वीवीआई है। उसके बाद जितने भी सभी वीवीआई ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो ये गोलीय दर्पण कैसा है, ये गोलीय दर्पण कैसा है, प्लस 20 सेंटीमीटर है तो कैसा गोलीय दर्पण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का आप लोगों का ए, उत्तल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, चिन्हों की परिपाटी के अनुसार क्या मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो 37 का इसका कर रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो 38 का जो है आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी में सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 39 में क्या कह रहा है फोकस दूरी, यहाँ इस तरह लिखा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो ये 39 है। कितना नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है 39। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी 40 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है आँख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। तो इसका क्या होगा 40 का, ये आँख कान और गला को जो है चिकित्सा के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग याद रखना, आँख नाक और कान गला के बारे में बने, चिकित्सा के बारे में बने, तो इसका आपको याद रखना है 40 का आप लोग याद रखना है बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, डॉक्टर करते हैं इसका उपयोग। उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, अवतल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में अवतल लेंस से द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस से द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होता है क्या, जैसे यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए इसका पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, कम तीव्र बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितने 44 में है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगी यदि वस्तु दूरी का मान हो, ये आपसे पूछा गया है 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा। तो इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या 44 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है फोकस दूरी ध्रुव की और आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, फोकस से ध्रुव की और आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो 45 का जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, जब बढ़ता है फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद क्या इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है, आपसे पूछा गया है। तो ये जो 46 है, तो 46 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फोकस से ध्रुव की ओर। इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत बढ़िया और बारीकी से, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये जितनी भी ऑब्जेक्टिव है आप अगर चाहते हैं इस ऑब्जेक्टिव को लेना तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए